Students. Good morning everyone. Myself Monica Jain from Government Senior Secondary School Ghel, Ambala. Students, I welcome you to this first lecture of motion in a straight line, that is part 1. Let's see what we are going to learn in this chapter. A brief overview. First of all, हम पढ़ेंगे types of motion. Then concept of a point object, frame of reference, motion in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. Then we will have an overview of distance and displacement, speed and velocity, uniform motion, graphs related to uniform motion and their importance. And in this part we are going to study at last the non-uniform motion and the concepts associated with them. So let's start with types of motion. First slide is explaining that how many types of motion are. सबसे पहले है हमारा रैंडम मोशन. क्या आप जानते हो कि रेस्ट एंड मोशन है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है? जब वो अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता. जैसे कि अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो देन वी विल बी एट रेस्ट. और मोशन जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोशन. ठीक है, तो बहुत तरह के मोशंस जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर में. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद रैंडम मोशन. मोशन हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ, दैट इज मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई. देखो बटरफ्लाई हर डायरेक्शन में मूव करती है ना, उसका पाथ हमें नहीं पता कि कैसा होगा, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन. देन ट्रांसलेशनल मोशन, motion in which all particles of a moving object describe identical trajectory. मतलब जैसे सीधा सीधा चलते जा रहे हैं तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन. एक ऑब्जेक्ट को हमने एक यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा तो उस तरह इसमें हम ये कहेंगे कि इस बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल है. देन रोटेशनल, जैसे फैन के ब्लेड्स का मोशन होता है, दैट इज रोटेशनल मोशन, है ना. फिर है ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी जैसे आप स्विंग पे बैठे हो और आप जो है वो स्विंग पे झूले ले रहे हो, आपका जो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन है. ठीक है. देन रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड सर्कुलर, ये जनरल टर्म्स हैं जो हम बार बार इस चैप्टर में यूज करेंगे. स्ट्रेट लाइन मोशन को बोला जाता है रैंडम रेक्टिलिनियर मोशन. जब बॉडी एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है, जैसे एक गाड़ी है वो एक हाईवे पे जा रही है या हिली एरिया पे जा रही है, तो उसका जो मोशन है वो एक कर्व्ड पाथ पे है, तो वी विल से दैट इट इज अ कर्विलिनियर मोशन. सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, ये सारे जो हैं ये सर्कुलर मोशंस हैं. तो इस तरह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को कैटेगराइज कर देते हैं. लेट्स सी टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे, मतलब मोशन को क्लासिफाई करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1D, 2D एंड 3D मोशन में. ठीक है. जो अभी तक हमने देखा मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, वो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए थे. अब यहाँ पे हम मोशन को कैटेगराइज करेंगे जैसा अब हमने पढ़ना है 1D, 2D एंड 3D मोशन. फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज 1D मोशन, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है उसको हम फिजिक्स के टर्म्स में कैसे देखते हैं? आप लोग क्लास 9th में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पढ़ के आए हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे x, y एंड z. आप लोगों ने ग्राफ में समझा था, आप एक पॉइंट अगर आपने xy प्लेन में लगाना है तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए. अगर आपको उसी पॉइंट की लोकेशन 3D स्पेस में चाहिए तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना. तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, ओनली 1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम, देन इट इज मूविंग इन 1 डायमेंशनल मोशन.
अगर बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगी, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगी, या उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डे मोशन। नाउ कम फॉरवर्ड एंड मोशन इन अ प्लेन। When two coordinates of the position of body change with time, then it is said to be moving with two dimensionally. देखो, ये मैंने एक टू डायमेंशनल फिगर बनाई है ना। एक सरफेस पे जब कोई बॉडी मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं 2D मोशन में। कितनी बार आपने देखा होगा, जैसे कॉकरोच है वो फ्लोर पे चल रहा है तो उसका मोशन 2D है। लिजर्ड है वो वॉल पे जा रही है तो उसका मोशन भी 2D है ना। तो इस तरह के जो मोशंस हैं, जो मोशन सरफेस पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं 2D मोशन। जब आप लोग कैरम खेलते हो तो कैरम का जो कॉइन है वो बोर्ड पे कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी इस तरह जाता है। इस तरह का जो मोशन है, कॉइन का जो मोशन है, वो 2 डायमेंशनल है। लास्ट ऑफ ऑल, मोशन इन स्पेस, इट इज कॉल्ड 3D मोशन। अब देखो, ये रूम में, ये हमारा एक रूम है और इस स्पेस के अंदर एक मॉस्किटो है या हाउस फ्लाई है, वो किसी भी तरह मूव कर सकती है। जब वो मूव करेगी तो उसका तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। वो अक्रॉस लेंथ भी जा सकती है, अक्रॉस ब्रेड्थ भी जा सकती है और अक्रॉस हाइट भी जा सकता है ना। तो इस तरह से ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो उस केस में बॉडी का जो मोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी 3D मोशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ अ मॉस्किटो और मोशन ऑफ अ काइट इन स्काई। तो एक बार इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन, ठीक है। तो अब इसको एक बार आगे देखें। आप लोग पहचानिए जरा, मीट द चैलेंज, आइडेंटिफाई करना है क्या ये मोशन 1D है, 2D है या 3D है। फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी तरह के पाथ में मूव कर सकते हैं, किसी भी तरह के ऑर्बिटल में मूव कर सकते हैं। तो इसका मोशन जो है वो क्या हुआ, वेदर इट इज 1D, 2D और 3D। बिल्कुल ठीक सोचा आपने, इट इज अ केस ऑफ 3D मोशन। नाउ मोशन ऑफ अ रिबाउंडिंग कैरम कॉइन। रिबाउंडिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाली वॉल से टकरा के वापिस आना। जब कैरम कॉइन सामने वाली वॉल से टकरा के वापिस आएगा, रहेगा तो वो बोर्ड पे ही ना। तो जो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सरफेस पे होता है, उस मोशन को कौन सा मोशन कहते हैं, इट इज 2D मोशन, राइट। सो कैरम कॉइन का जो मोशन है बोर्ड पे, तो दैट इज कॉल्ड अ 2D मोशन। नाउ वी कम टू मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये मोशन थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, उसे मैंने बोला 3D मोशन। पर जब ये मैं आपको बताऊंगी तो इसको मैं बोलूंगी 2D मोशन। अब इसका रीजन क्या है, इसका ये रीजन है कि जब ये ऑर्बिट में, जब ये प्लैनेट्स या कोई भी अर्थ है, जुपिटर है, नेपट्यून है, जब ये सन के अराउंड मूव कर रहा है तो इसका ऑर्बिट फिक्स है ना, इसका ऑर्बिट चेंज नहीं हो सकता। मतलब जैसे ये देखो कि ऑर्बिट जो है ये तीनों प्लेन्स में बने हुए हैं, एक्स वाई प्लेन में भी है, मतलब डिफरेंट प्लेन्स में ये ऑर्बिट्स हैं। पर इस केस में जो ऑर्बिट की प्लेन है वो फिक्स है। तो इसका जो प्लैनेट का मोशन है अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड अ 2D मोशन। All these 3 motions are quite important, 1D, 2D and 3D. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी तो 1D, सरफेस पे मूव करेगी तो 2D, और अगर स्पेस में मूव करेगी तो 3D, ठीक है। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये तीनों टाइप्स ऑफ मोशन आप लोगों को क्लियर हो गए। आई कम टू द नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नो व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक बिल्कुल नया सा टॉपिक है जो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, ठीक है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम consisting of 3 mutually perpendicular axes labeled x, y and z axis.
The point of intersection of these three axes is called origin and serves as a reference point. The coordinates x, y, z of an object describe the position of the object. This coordinate system along with a clock constitute a frame of reference. एक frame of reference है that is our surroundings. अपने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका डिस्टेंस कवर्ड चाहिए, उसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए. हम स्पीड कैसे निकालेंगे? जब तक हमें डिस्टेंस कवर्ड नहीं पता होगा तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करें? जब तक हमें बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगी तो हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है. और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. वो रेफरेंस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन, राइट? तो ओरिजिन से ऑब्जेक्ट जहां तक मूव कर रहा है दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये ओरिजिन हम ले कैसे? तो उसको डिफाइन करने के लिए हम अपनी सराउंडिंग्स में को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम कर लेते हैं. मतलब जैसे हम अपने रूम में हैं, हम अपने रूम में मूव कर रहे हैं, तो जो रूम का एक कॉर्नर है ना, उसको हम ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे. उस रूम में 3 डायमेंशंस है. वन इज लेंथ, अनदर इज ब्रेड्थ, थर्ड इज हाइट. तो इन तीनों डायमेंशंस को हमारे हो गई एक्स वाई जेड एक्सिस. तो ये जो पूरे का पूरा सिस्टम बन गया, इसको बोलेंगे हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो हमारा रूम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. और अगर हम उसमें क्लॉक भी लगा दें तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्लीट हो गया. फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं अपनी एक रूम में मूव कर रहा हूँ तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ, कितने टाइम में कर रहा हूँ. आई विल बी एबल टू कैलकुलेट माई स्पीड. I'll be able to calculate my displacement in a definite time interval. इसका मतलब ये हुआ कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसको अब हम क्लासिफाई करते हैं. 2 types of frames of reference are there. One is inertial frame, second is non-inertial frame. Inertial frame कौन सा फ्रेम है? Which is either at rest or is moving with constant velocity. जैसे कि हम अपने रूम में बैठे, हम रेस्ट पे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी लिफ्ट में बैठे हैं या किसी ट्रेन में बैठे हैं या हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है ना, तो उस तरह के फ्रेम्स को बोलते हैं, उस तरह की सराउंडिंग्स को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारी सराउंडिंग्स, उसको हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस की फॉर्म में इसको हम स्पेसिफाई करते हैं. जहां जिस पॉइंट पे ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. And 2 types of frames are there. One is inertial, another is non-inertial. जो फ्रेम इधर रेस्ट में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम. और नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो कि एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है. ठीक है. एग्जांपल्स मैंने आपको अभी दिए थे. अब एक बार आपसे आइडेंटिफाई कराते हैं कि जो किस तरह के ये फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं. फर्स्ट इज अ चाइल्ड सिटिंग इन ए जायंट व्हील. जायंट व्हील आपको याद होगा, जब आप मेले में जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, एक झूला होता है जो ऊपर जाता है. जायंट व्हील इज अ वर्टिकल सर्कल. जब ये झूला ऊपर जाता है तो इसकी स्पीड कम होती है, जब ये डाउन आता है तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है. तो इस तरह का जो मोशन है, इस तरह की जो सराउंडिंग्स है, इसको बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट स्पीड इज चेंजिंग, सो इट इज एक्सेलरेटेड, राइट. तो ही इज सिटिंग, द चाइल्ड इज सिटिंग इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देन अ पर्सन सिटिंग इन ए बस मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. इसको तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे. इट इज so clearly it is an inertial frame of reference. A girl sitting in a freely falling lift. एक लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है. फ्री फॉल का मतलब है कि वो एक्सेलरेशन g से फॉल कर रही है. So the motion of lift is accelerated. Therefore, it is a non-inertial frame of reference. ठीक है बच्चे. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. सो नाउ वी नीड टू मूव इन नेक्स्ट स्लाइड.
इट्स ए क्लियर कट एक्सप्लेनेशन कि जो बॉडी की सराउंडिंग्स है वो कितना बड़ा पार्ट प्ले करती हैं बॉडी के डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वगैरह मेजर करने में। ठीक है, अब जो पर्सन बस में बैठा है उसको जो बॉल मूव करती हुई दिखाई दे रही है। नाउ इन दिस स्लाइड चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये हम पहले क्लास 9th में भी स्टडी करके आए हैं, पर अब हम इसको ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। जैसे बॉडी मोशन में है तो वो जितना टोटल पाथ कवर करेगी दैट विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस। एंड व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल पोजीशन होती है जहां से बॉडी स्टार्ट हुई है और फाइनल पोजीशन है जहां पे बॉडी ने अपना मोशन स्टॉप किया। ठीक है, तो इन दोनों पैरामीटर्स को हम इन डायग्राम की हेल्प से क्लियर करेंगे। सपोज जैसे अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट 4 मीटर, देन इट मूव टुवर्ड्स द साउथ, देन इट मूव टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन इट मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, दैट मीन्स जहां से बॉडी स्टार्ट हुई वहीं पे ये वापस आ गई। सो इस पूरे प्रोसेस में उसने कितना पाथ लेंथ ट्रेस किया? 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज इन टोटल इट कम्स आउट टू बी 12 मीटर। तो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर जो किया वो था 12 मीटर, बट बॉडी जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पे ये रिटर्न बैक हो गई। इसका क्या मीनिंग हुआ कि उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है कि उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई भी गैप नहीं है। इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। ठीक है, तो ये केस तो हो गया 0 डिस्प्लेसमेंट एंड 12 मीटर डिस्टेंस का। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पिक्चर पे। ये अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड मूव टुवर्ड्स द फैक्ट्री। ठीक है, अब ये जो पर्सन था ये माउंटेन्स में से जा रहा था, तो इसको फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा 200 मीटर, while the straight line distance between the home and the factory is 120 meter. What does it mean? That what is the total path length? That is 200 meter. The total distance traversed by the person that is 200 meter. पर अगर हम displacement की बात करें तो that would be 120 meter only. So I guess कि ये concept आप लोगों को clear हो गए होंगे। और अगर हम इसको स्केलर और वेक्टर के टर्म्स में समझें, अब आपको याद होगा अपने 9th क्लास में स्केलर कौन से पैरामीटर्स को पढ़ा था? Those physical quantities which have got only direction to specify them, they are called scalars. Sorry, only magnitude to specify them, they are called scalars. And those physical quantity which need magnitude as well as direction to specify them, they are called vectors. अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है और इसकी मैग्नीट्यूड भी है। बट व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज अ स्केलर। सो लेट्स नाउ कम फॉरवर्ड to the next slide. The next thing we are taking, children, is uniform motion. Now what is uniform motion? If an object moving along the straight line covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be uniform motion along a straight line. यूनिफॉर्म मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम किसी ऐसे व्हीकल में बैठे हैं जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है और अपनी डायरेक्शन को टर्न नहीं करता, तो उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर हमें वन वर्ड में क्लियर करना हो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, देन इट इज uniform motion is a motion having constant velocity, right? So let's come forward with the next. पर अगर ऐसा हो कि बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस में इक्वल इंटरवल्स ना कवर करे, उस केस में जो मोशन होगा उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसमें हर स्टेप पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, जैसा कि मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ रोड। जब हम रोड पे चल रहे हैं तो कभी हमें अपने व्हीकल को स्लो करना पड़ता है, कभी फास्ट करना पड़ता है, तो उस केस में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कह सकते। ठीक है,
तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी. सो व्हाट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. देखो ये याद करो कि स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं. दिस इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम एंड वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो अब आपके लिए एक चैलेंज, क्या ये जरूरी है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो? चलो अगले स्लाइड में देखेंगे दैट वेदर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, राइट. सो एक और टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is velocity of the object at a particular instant of time. अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे हम अपने बाइक पे कहीं जा रहे हैं, अपने व्हीकल पे जा रहे हैं, तो व्हीकल में जो स्पीडोमीटर लगा है ना, तो वो डिफरेंट जो रीडिंग है शो करते हैं. ठीक है, ये जो डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की आती हैं. जब हमारा स्कूटर फास्ट है तो ये हाई स्पीड शो करता है, कहीं पे ब्रेक लगानी पड़ गई तो स्पीड कम हो गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट इंस्टेंट्स पे जो स्पीडोमीटर में रीडिंग आ रही है दैट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड. Okay, so same way we can define instantaneous velocity. It is velocity at a particular instant of time. And define कैसे करेंगे? It is rate of change of position vector of particles with time at a certain instant of time. थोड़ा सा हम एक्सेलरेटेड मोशन में चल पाए तो हम वेलोसिटी को ज्यादा बेटर डिफाइन करेंगे. सो अप टू दैट टाइम एक चैलेंज जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं. अगले स्लाइड में हम ऑब्जर्व करेंगे कि स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी whether they can be same or they are different. Now the question in front of us is, a man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. What's the magnitude of average velocity and average speed of the man over an interval of time 0 to 30 minute and 0 to 50 minute? So आओ समझते हैं इसका सॉल्यूशन. देखो जो हमें डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग मार्केट और होम में डिस्टेंस क्या है? दिस इज 2.5 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस पर्सन ने कितना कवर किया ये हम 1 to 1 समझेंगे. हमें दिया हुआ है 0 to 30 मिनट में हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी और 0 to 50 मिनट टाइम इंटरवल में. ठीक है, सो टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच द मार्केट फ्रॉम होम, दिस इज 2.5 by 5. यहाँ पे क्या लगा है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ये फॉर्मूला तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कवर हुआ है 2.5 किलोमीटर, टाइम लगा था, स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगा 30 मिनट, दैट इज 1.5 hour. 1 by 2 hours or we can say 30 minutes. Now time taken by the man to reach home from the market, that is 2.5 by 7.5. अब जो वापस आया तो जो उसकी स्पीड थी वो हो गई थी 7.5 किलोमीटर पर आवर. तो हमने उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया कि वापस आने में उसे 1/3 आवर्स लगे और वी कैन से 20 मिनट. टोटल टाइम टेकन इन द होल जर्नी इज 30 + 20 इज इक्वल टू 50 मिनट. ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 0 to 30 मिनट में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है. एवरेज वेलोसिटी आपको बताया था मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. 0 to 30 मिनट में जो पर्सन है उसने डिस्टेंस कवर किया 2.5, टाइम लगा उसको 1/2, तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो आ गई 5 किलोमीटर पर आवर. और एवरेज स्पीड भी हमने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस बाय टाइम, वो भी आ गई हमारी 5 किलोमीटर पर आवर. इसका ये मीनिंग हुआ कि जब पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेगी. बट नाउ इफ ही टर्न्स बैक, अब क्या होगा? 0 to 50 मिनट में वो पर्सन वापिस आ गया है ना, तो
तो उसको टोटल टाइम लगा 50/60 आवर्स, मतलब 5/6 आवर्स। और इस पूरे प्रोसेस में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 और उसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 5 किलोमीटर। दैट इज जाने के टाइम भी 2.5 कवर किया और वापस आने के टाइम भी 2.5 कवर किया। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड he it turned up 5 kilometer. Average velocity is displacement by time, that is 0. But average speed is distance by time, that is 5/5/6. Distance travel हुआ 5, टाइम लगा 5/6 hours, तो उसकी स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, जब पर्सन ने अपने डिस्टेंस को, मतलब अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, तो दिस वाज वन न्यूमेरिकल विच वाज क्लियरली इंडिकेटिंग कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट इंस्टेंसेस में डिफरेंट होगी। ठीक है ना। इस तरह के और काफी क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, तो एक बार आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करें और इसको और न्यूमेरिकल्स के साथ अपने कंसेप्ट को एनहांस करें। राइट, सो लेट्स कम फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट। So now children, we come over to graphical study of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में कुछ ग्राफ्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये ग्राफ्स कौन कौन से हैं? 3 तरह के ग्राफ्स हैं जो हम समझते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ग्राफ इज एक्सटी ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब उसकी द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग, तो उसकी जो पोजीशन है, X स्टैंड फॉर पोजीशन एंड T स्टैंड फॉर टाइम। अब उसकी जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए x कांस्टेंट रहेगा, विद टाइम x विल नॉट चेंज। तो xt ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस x एक्सिस है और y एक्सिस पे हमने पोजीशन को प्लॉट किया है। ठीक है, तो it is going to be a straight line when particle is not moving. Now when particle is in uniform motion, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में जो हमारा एक्सटी ग्राफ है that is formed like a straight line which is inclined to time axis, just like shown in the diagram. Here we are plotting again time along x-axis and position along y-axis. So a straight line which is inclined to time axis is xt graph for a body in uniform motion. अब इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? जितनी ज्यादा इसकी स्लोप होगी उतनी ज्यादा इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। So slope of graph is equal to velocity of the object, right? So we come to the third graph, that is velocity time graph in uniform motion. VT graph, time along x-axis and velocity along y-axis. अब तक हम काफी समझ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ will also be a straight line which is parallel to time axis. अब इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? एरिया ऑफ ग्राफ बिकम्स इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। इस तरह की डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में करेंगे और वहीं पे हम इसको भी एक्सेनुएट करेंगे। ठीक है, तो टिल देन चिल्ड्रन हम एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, दैट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि ये ग्राफ्स किस तरह का जो है वो फॉर्म लेते हैं। Here children, in this slide we are discussing graphs in non-uniform motion. So far हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के 3 ग्राफ्स कंसिडर किए थे। वन was graph xt graph of a stationary object, then xt graph for object in uniform motion, and then velocity time graph. Now how these graphs change if the motion is non-uniform? Non-uniform motion का meaning जैसे कि आपको पहले बताया था that if motion is not with the constant velocity then it is called non-uniform motion. ठीक है, तो इसमें जो बॉडी की स्पीड है वो चेंज होती है। ठीक है ना, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। और
काफी जनरल मोशन है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, जो हम नॉर्मली देखते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें जो ग्राफ्स है वो कैसे होते हैं? दिस इज एक्सटी ग्राफ, इट में लाइक दिस एक्सटी ग्राफ, पोजीशन विद टाइम कैसे चेंज होती है, इट में टेक एनी रैंडम शेप, ठीक है ना। सो इट इज वन स्पेसिफिक शेप विच इज गिवन इन योर बुक। देन देयर इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो ये जो है एक जनरल मोशन है जिसमें बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। पहले जैसे किसी हम गाड़ी में बैठे हैं, पहले गाड़ी को रेस दी, फिर वो गाड़ी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही और उसके बाद ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो बनेगा। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटी ग्राफ ओवर हियर? वैसे इसकी काफी ज्यादा डिटेल्स जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में। यहाँ पे हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसमें हम एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। एवरेज वेलोसिटी टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग over a given time interval, but doesn't tell how fast it moves at different instants of time during that interval. क्या मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह के केस में हम वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट कैसे फाइंड आउट करें? yes or no? That velocity is called instantaneous velocity, but how to find it we will discuss in the next part of the chapter. ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद इन अ शॉर्ट व्हाइल, राइट चिल्ड्रन? सो गुड बाय टिल देन। आई विश के आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे और इस चैप्टर को एक बार आप अपनी बुक्स में से रीड करें और इसको जो है वो थोड़ा एनहांस करें, राइट? सो टिल देन चिल्ड्रन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग फॉर एवरीवन।